क्या आप पानी पीते समय उसमें थूकते हैं? सिर्फ यह शीर्षक सुनकर ही मुंह का स्वाद खराब लग सकता है। यह बात सुनने में अजीब और असभ्य लगती है, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार पर सच में गौर करें तो मानना पड़ेगा कि हम इससे भी बुरा काम कर रहे हैं। भारत में नदियों को केवल पानी का स्रोत नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से पूजनीय माना जाता है। फिर इतनी सर्वोच्चता देने पर भी हम उन्हीं नदियों को प्रदूषित और गंदा कर रहे हैं। इसका उदाहरण गंगा नदी, मां गंगा है। फिल्म निर्माता राज कपूर ने अपनी 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली में इस समस्या को दिखाया था। नदियों के संसाधनों के अवैध दोहन और प्रदूषण के खिलाफ स्वामी निगमानंद सरस्वती ने 2011 में 114 दिनों तक भूख हड़ताल की और मात्र 34 वर्ष की उम्र में अपना बलिदान दे दिया। इसके बाद भी गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना 2012 में ही शुरू हो पाई। इस परियोजना के लिए लगभग 42,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिनमें से 26,824 करोड़ रुपए 2025 से 26 तक खर्च हो चुके हैं और 513 में से 344 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पर्यावरणविद और आईआईटी कानपुर के पूर्व प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप सनंद ने भी 2018 में 111 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 86 वर्ष की उम्र में अपना जीवन त्याग दिया। उनका सपना था कि सभी नदियां, खासकर गंगा, स्वच्छ और अविरल बहती रहे ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। दुर्भाग्य से उनकी खबर को मीडिया में बिल्कुल भी महत्व नहीं मिला। किसी भी सामाजिक बदलाव के लिए जागरूकता और लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। यह दोनों का बलिदान भारतीय समाज का ध्यान नदियों के प्रदूषण पर आकर्षित करने में सफल नहीं हुए, क्योंकि मुख्यतः से समाज हर काम के लिए सरकार का मुंह ही देखता रहता है। लेकिन कुछ प्रेरणादायक उदाहरण भी हैं। पद्मश्री संत बलबीर सिंह सीचेवाल, जो पंजाब से सांसद हैं, उन्होंने लोगों के सहयोग से बिना सरकारी मदद के 165 किलोमीटर लंबी काली बेई नदी को साफ और पुनर्जीवित किया। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी को यही ध्यान करते समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। असल में हमें सबसे पहले नदियों को नहीं, अपने दिमाग को साफ करने की जरूरत है। तब हम अपने गंदे सीवरेज के पानी को साफ रखेंगे, ना कि नदियों को। अगर हम नदियों को प्रदूषित करने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए तो नदियां खुद साफ रह सकती हैं। कई देशों जैसे सिंगापुर में सार्वजनिक स्थान पर थूकने तक पर जुर्माना है। हमारी नदियां जो हमारे लिए पूज्य है, उनके लिए हम क्यों नहीं इस तरह के मानदंड स्थापित करते। हमें यह भी समझना होगा कि बारिश के मौसम में प्रकृति नदियों को उनके ही पानी से साफ करती है। हमें ध्यान देना होगा कि जिन शहरों के समीप नदियां नहीं होती, वह अपने सीवरेज और औद्योगिक प्रदूषित पानी को कैसे संभालते हैं। यदि आवश्यकता हो तो विकसित देशों से सीखा जा सकता है। ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पूंजी जुटाने के साधन: 1. सरकार को सीवरेज और औद्योगिक प्रदूषित पानी को साफ करने के कार्यों को निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए, जिससे पारदर्शिता, गुणवत्ता और कुशलता आ सके। 2. सरकार को ऐसी परियोजनाओं के निर्धारित समय पर चालू होने पर वित्तीय अनुदान देना चाहिए। 3. एनजीओज को ऐसी परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। आम जनता को भी ऐसी परियोजनाओं के लिए दान देना चाहिए और सरकार को इस तरह के दान पर आयकर में छूट देनी चाहिए। 4. भारतीय कंपनियां अपने सीएसआर धन को ट्रीटमेंट प्लांट लगाने वाली कंपनियों में निवेश कर सकती हैं। 5. अनुदान देने के लिए सरकार नदी किनारे स्थापित धर्मस्थलों के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से थोड़ा शुल्क ले सकती है। 6. नदी जल का उपयोग करने वाले औद्योगिक, कृषि क्षेत्र व घरेलू उपभोक्ताओं से उचित मूल्य लेना चाहिए, जिससे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा सके। 7. साफ किए हुए पानी का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से उचित मूल्य लेना चाहिए। ट्रीट किए हुए पानी का उपयोग: 1. ट्रीट किया हुआ पानी सार्वजनिक पार्कों की सिंचाई, घरेलू लॉन, सार्वजनिक शौचालय, घरेलू शौचालय, फायर सर्विस और अन्य उपयोगी कामों में उपयोग किया जा सकता है, ताकि ताज़ा पानी की बचत हो सके। 2. जो कंपनियां डेटा सेंटर स्थापित करना चाहती हैं, वे उन शहरों के समीप स्थापित करें जहां ऐसे बड़े ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हो या लग रहे हो, और उनके द्वारा साफ किए गए पानी का उपयोग करना चाहिए।
उन्हें ताजा पानी के स्रोत का उपयोग करने से बचना चाहिए। अंत में सवाल वही है, क्या हम सच में अपनी नदियों को माता मानते हैं या सिर्फ पूजा तक ही सीमित रखते हैं? अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और आदतों को बदलना होगा। तभी हमारी नदियां फिर से स्वच्छ और जीवनदायिनी बन सकेंगी।